हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आई एम अंकित बाला और गलती से मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आई एम एन IITian। तो यार आज अपन डिस्कस करेंगे कैलकुलस के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ा है पहले भी, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए और अच्छा है क्योंकि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को अगर आपने ऐसे सीखा है कि दीज आर बेसिकली जस्ट सेट ऑफ रूल्स, और अगर आप इन रूल्स को समझ लोगे और इनको अप्लाई कर दोगे काम चल जाएगा, तो आपने कैलकुलस को समझा ही नहीं है। तो यार आज के वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि व्हाट इज कैलकुलस एंड इसे समझना और पढ़ना क्यों जरूरी है। देन इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से ये सारा स्टार्ट हुआ जब न्यूटन क्वारंटीन में गए थे, और ग्रेविटी की खोज में उन्होंने जो मैथमेटिक्स डेवलप की वो आज भी एक सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में हम पढ़ते हैं, एंड दैट इज कैलकुलस। तो बेसिकली हम दो पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। तो दिस इज पार्ट वन, और इस वीडियो में हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की बात करेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, इसे एक सिंगल वीडियो में बनाना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड कैलकुलस का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड कैलकुलस है ये लैटिन से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर। क्योंकि पुराने जमाने के जो एंशियंट ग्रीक और रोमन लोग थे वो लोग इन छोटे छोटे पत्थरों के थ्रू ही अपनी कैलकुलेशंस वगैरह किया करते थे, और उस टाइम में जो भी मैथमेटिक्स होती थी उन सबको कैलकुलस ही बोला जाता था। तो कुछ समय के बाद एक समझदार इंसान ने इन पत्थरों को एक वुडन फ्रेम में एक वायर में लगा के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको एबेकस बोला गया, और यही एबेकस आगे जाके कैलकुलेटर बनने वाला था, जिससे हमारी कैलकुलेशंस सुपर फास्ट होने वाली है। तो जो कैलकुलस होता है वो बेसिकली किसी भी और मैथमेटिक्स की ब्रांच की तरह है। जैसे अगर मैं बोलता हूं जियोमेट्री, तो जियोमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ शेप्स, अलग अलग साइजेस के फिगर्स वगैरह का जो भी स्टडी होती है उसको अपन जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एलजेब्रा होता है, तो एलजेब्रा में अपन क्या करते हैं, अलग अलग नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप्स को हम पढ़ते हैं। जैसे क्या प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है दो नंबर्स के बीच में, या जैसे आपने बचपन में किया है कि एक बेटा अपने पापा की एज का इतना है, 10 साल बाद ही विल बी समथिंग ऑफ हिज फादर्स एज। तो दीज ऑल रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स इज कॉल्ड एलजेब्रा। सिमिलरली एक और मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट इज प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी भी आपने सुना ही है, दैट इज द स्टडी ऑफ चांस, कि कितना परसेंट चांस है कि कोई इवेंट होगा। जैसे आपने एक सिक्के को टॉस किया, कितना परसेंट चांस है हेड आएगा, कितना चांस है कि टेल आएगा। तो द स्टडी ऑफ चांस ऑफ एन इवेंट दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से जो अपना कैलकुलस है इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट चेंज। तो कैलकुलस को पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अपने आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं आप देख सकते हो हर चीज चेंज हो रही है। जैसे अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो दैट विल ऑल्सो बिकम अ गुड चेंज। इसी तरीके से आप अभी बैठे हो खड़े हो जाओगे, या आप फैन के नीचे बैठे हो तो पंखा घूम रहा देखो समय के साथ। ठीक है, आसपास कुछ भी है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो बेसिकली हर चीज बदल रही होती है। इसी वजह से कैलकुलस को समझना और अच्छे से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, द स्टोरी ऑफ आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन 1642 के क्रिसमस डे के दिन पैदा हुए थे, और इसी साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी। तो बेसिकली एक महान साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट की डेथ होती है और एक दूसरा महान साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट पैदा होता है। तो आइजैक न्यूटन जो थे ये लिंकनशायर इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और बचपन से ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव थे, क्योंकि बचपन में भी जब भी इनकी किसी से पंगे होते थे किसी टॉपिक को लेके तो बेसिकली आइजैक न्यूटन गायब हो जाते थे, और अपना इस टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च करके और उसका जो प्रूफ है कि न्यूटन ही सही है इस बात के ऊपर पूरा वर्कआउट करके तभी वापस लौटते थे और सामने वाले की बैंड बजाते थे। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो बेसिकली कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए थे, और ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड है आज भी। पूरे यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कंट्रीज में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, जस्ट लाइक दिस पैंडेमिक। और उसी दौरान जो उनका कॉलेज था वो लगभग 1.5 से 2 साल के लिए बंद हो गया था। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो क्वारंटीन में अपने घर को लौट गए थे। तो इस दौरान आइजैक न्यूटन ने जो ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, ऑप्टिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, और भी ढेर सारा काम किया था, और उसमें द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, इस तरीके से उन्होंने 3 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी थी जो कि इससे भी ज्यादा मोटी थी। और इस दौरान तो एक एप्पल उनके सर पे गिरता है,
वो ये सोचते हैं कि ये एप्पल नीचे गिरने के पीछे का कारण क्या है, तो दैट इज सम फोर्स, जिसको उन्होंने ग्रेविटी बताया आगे जाके। तो ये जो ग्रेविटी होती है ये बेसिकली चीजों को अपने पास खींचती है, कि किसी भी चीज को अपन जब रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ भागती है। लेकिन उन्होंने जब ऊपर देखा तो ऊपर बैठा था मून, और उन्होंने सोचा कि मून भी तो अर्थ से ग्रेविटी की वजह से चिपका हुआ है और अर्थ के आजू बाजू रेस करता रहता है, लेकिन मून क्यों नहीं आके अर्थ से टकरा जाता। तो यही रीजन था जो उनको सोचने पर मजबूर किया किस तरीके से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटी है ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी होती है, और इस वेरिएशन की वजह से ही तो जो मून है ऊपर वो ऊपर रहता है, और जो एप्पल या कुछ भी स्टोन वगैरह जिसको अपन रिलीज करते हैं ये खटक से नीचे आ जाता है। तो इस ग्रेविटी का वेरिएशन विद डिस्टेंस के लिए कुछ मैथमेटिक्स वो डेवलप करना चाहते थे जो उस दौरान प्रेजेंट ही नहीं थी अपने दुनिया में। तो जो ग्रेविटी है वो कुछ इस तरीके से वेरी होती है, मतलब जितनी ज्यादा दूर की चीजें होंगी उनपे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो उतना ही कम लगेगा। जैसे अगर आप देख सकते हो, अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा रखूं तो जो फोर्स है वो देखो कम हो गया, ठीक है। अगर अपन डिस्टेंस कम कर देते हैं तो उस पर देखो फोर्स कितनी ज्यादा लग गई। मतलब जो ग्रेविटी है वो पास की चीजों पे ज्यादा फोर्सफुली लगती है और दूर की चीजों पे कम इफेक्टिवली लगती है। लेकिन इसको किस तरीके से समझा जाए, तो उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप की गई। तो जो ग्रेविटी है वो किस तरीके से डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं, तो चीजें आपको और बेहतर समझ में आएगी। तो सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे किस तरीके से y x के साथ चेंज हो रहा है, इसको पता करने के लिए बेसिकली अपन एक पॉइंट ले सकते हैं, एक दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमें कंपेयर करना हो कि इसका y और x किस तरीके से चेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो इसके लिए बेसिकली हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम स्लोप भी बोलते हैं। तो इसके बाद किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हो, तो स्लोप निकालने के लिए बेसिकली हम एक ट्राइंगल जैसा कुछ फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें ये जो एक्स एक्सिस में जो इनका सेपरेशन है इसको बोलते हैं रन, और जो वाई एक्सिस में इनका सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड राइज। तो जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, और इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको m से डिफाइन करते हैं, कन्वेंशन है। तो अगर जैसे यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जैसे इसका x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट्स है और इस वाले का x1 y1 है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जो अपना ग्रेविटी के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन है इसमें दिक्कत क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है आपकी बार, ये कर्व है। तो किसी भी कर्व में आप 2 पॉइंट्स लेके नहीं बता पाओगे। तो अपन को अगर ग्रेविटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ पता करना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाते हैं, और अलग अलग पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के जो स्लोप होंगे वो स्लोप ही तो आपको बताएगा वाई एक्सिस का वेरिएशन एक्स एक्सिस के साथ में। लेकिन एक बहुत बड़ा पंगा है। पंगा क्या है, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट निकालना होता है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, और इन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप राइज ओवर रन करके स्लोप निकाल ले जाते हो। लेकिन यहां पे एक सिंगल पॉइंट है, तो सिंगल पॉइंट का राइज अपॉन रन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो इसी को समझने के लिए न्यूटन ने आगे जाके एक नया कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया, दैट वाज कॉल्ड लिमिट्स। एक्चुअली उनका जो कॉन्सेप्ट था, समझने के लिए अपन एक सर्कल बनाते हैं। तो सपोज एक सर्कल के अंदर अगर हम एक लाइन खींचें तो ये लाइन क्या कहलाती है, सीकेंट। क्यों, क्योंकि ये सर्कल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। तो इसी के साथ इस सीकेंट को धीरे धीरे खिसकाते एक सिंगल पॉइंट पे ऐसे ले आऊं, तो क्या ये सीकेंट अब हमारी टेंजेंट नहीं बन जाएगी क्या? तो पहले जो सीकेंट थी क्या उसका स्लोप चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहां से एकदम पैरेलल शिफ्ट कराया, और जो टेंजेंट का स्लोप रहने वाला है वही तो सीकेंट का स्लोप था। तो इस इंजीनियस आइडिया से आइजैक न्यूटन ने एक सिंगल पॉइंट पे राइज अपॉन रन निकालने का जुगाड़ बनाया। तो अब इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें कुछ लैंग्वेज चाहिए, तो वो लैंग्वेज मैथमेटिक्स से डेवलप किया गया, और उस लैंग्वेज में लिमिट्स का यूज किया गया।